नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं अपने इस टैक्सेशन का थर्ड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि मैंने काफ़ी चीज़ें बताई आपको। पार्ट 1 में सारे करों के प्रकार बताए, टैक्स सिस्टम समझाया, लेफर कर्व समझाया, और आज मैं इसका थर्ड पार्ट लेके आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने पहले और सेकंड पार्ट को काफ़ी सपोर्ट किया। तो इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और ये जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मैं हर लेवल के एग्ज़ाम, मैं हर तरह के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ। मैंने सारे एग्ज़ाम के पेपर देखे हैं पिछले 10 सालों के, उसके बाद टॉपिक वाइज में लेक्चर तैयार किया है। तो आप इसको पढ़ेंगे, आपको जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी से लेकर के एमटीएस से लेकर के यूपीपी से लेकर के यूपीएससी तक के एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और ये इकोनॉमिक्स है, क्योंकि मैंने पहले बताया पेपर का परिदृश्य चेंज हो रहा है। जीएस में करंट अफेयर से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, पॉलिटी से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन, ये आने हैं। हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री का थोड़ा रोल अब नीचे इसलिए हो चुका है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, रोल सबका अच्छा होता है, लेकिन इधर का जो पैटर्न है लगातार करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का रोल बढ़ रहा है। तो इसीलिए आप हिस्ट्री भी पढ़िए, लेकिन जो पैटर्न है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए, तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप इसको उसी तरह से बाकायदा नोट्स की तरह से, लेक्चर की तरह से आप इसको देखेंगे और नोट करेंगे, और थोड़ा सा आराम से इसको पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए, तो अब हम आपको बात, ये जो आपको दिख रहा है अभी, आज हमको पढ़ाना क्या है, हम आते हैं आपके पिछले लेक्चर पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इसको हम लोग कहते हैं कराघात। ठीक है, कराघात या करापात बोलते हैं। चलिए हम इसको बताते हैं। इसे हम कहते हैं करापात, करापात इंसिडेंस, और इसे कहते हैं कराघात। कहोगे सर ये क्या है? आप कभी अगर उठाएंगे पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको करापात और कराघात पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात किसके ऊपर पड़ता है, आप प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात किसके ऊपर पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स है। तो अभी तक आपने समझा टैक्स क्या है। अब हम पढ़ेंगे टैक्स के प्रभाव, यानी समझिएगा टैक्स के प्रभाव पढ़ेंगे। ये शब्द अभी थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, मुझे पता है कि क्या है, लेकिन जब आप लेक्चर पर टिके रहेंगे तो आपको इन सब शब्दों का रेलिवेंस समझ में आएगा कि इन सब शब्दों का क्या उपयोग है और क्या मतलब है। चलिए, तो अब देखिए, हम लोग पहले समझेंगे। देखिए, जब कर लगाया जाता है, जब भी कर लगाया जाता है, तो आप ये ध्यान देंगे कि दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, जब भी कर लगाते हैं, जो दो कर का जो इफेक्ट होता है वो दो होता है। जब भी टैक्स लगाया जाएगा तो कर से या तो करापात उत्पन्न होगा, बताते हैं क्या है, और कराघात उत्पन्न होगा, कराघात। ठीक है, करापात को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंस, इंसिडेंस। और कराघात को बोलते हैं इंपैक्ट। कहोगे ये क्या है? देखिए, जब भी टैक्स लगाया जाता है तो उस टैक्स का, यानी जब टैक्स लगाया जाता है तो पहली बार जो उस टैक्स को फेस करता है उसके ऊपर करापात होता है, और फाइनली जो टैक्स पे करता है उसके ऊपर कराघात होता है। कहोगे इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक्स, और उस पर सरकार ने 5% का टैक्स लगाया, और मान लीजिए ये व्यक्ति क्या है? प्रोड्यूसर है। मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन करता है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन करता है और उसको बेचना चाहता है, तो सरकार ने इस पर जीएसटी लगा दिया। कितना? 5%। तो ये जो जीएसटी है 5%, ये इस पर उत्पन्न करेगी करापात, यानी कर का पहला प्रभाव इसके ऊपर पड़ा, करापात। ठीक है, तो करापात मतलब जब पहली बार कर लगाया जाता है तो जिसके ऊपर कर लगाया जाता है उस पर करापात होता है। लेकिन आपको पता है, ये चूंकि प्रोड्यूसर है, इससे गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी लगा दिया है। अब जब ये इस मार्केट को, ये जब इस वस्तु को जब ये बाजार में बेचेगा वाई को, वाई मान लीजिए कंज्यूमर है, वाई क्या है? वाई मान लीजिए कंज्यूमर है। तो जब ये वाई को बेचेगा तो ये जो प्राइस के साथ, ध्यान रखेंगे, प्राइस के साथ इस 5% टैक्स को भी ऐड कर देगा। तो मतलब टैक्स लगाया गया इस पर, लेकिन फाइनली वह वसूला किससे जा रहा है? वाई से। तो वाई पर जो प्रभाव पड़ेगा
उसको कहेंगे कराघात। कराघात मतलब इंपैक्ट, इंपैक्ट, समझिएगा। टैक्स लगा वाई पर, सॉरी एक्स पर, तो एक्स पर हुआ करापात मतलब इंसिडेंस, इंसिडेंस। और इसने क्या किया, अपने इस टैक्स को लाद दिया कंज्यूमर के ऊपर, यानी क्या कर दिया, टैक्स को शिफ्ट कर दिया। किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर के ऊपर। तो कंज्यूमर के ऊपर जो टैक्स शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब हुआ एक्चुअल टैक्स किसने पे किया, एक्चुअल टैक्स पे किया कंज्यूमर ने। तो कंज्यूमर पर पड़ेगा कराघात और जिस पर टैक्स लगाया गया उस पर हुआ करापात। ये कुछ यूं समझिए कि आप मुझ पर या सरकार मुझ पर टैक्स लगाए, मैं उस टैक्स को आपके ऊपर लाद दूं, तो मेरे ऊपर हुआ करापात, लेकिन आपके ऊपर क्या होगा, कराघात। क्योंकि आप उस आघात, समझिए आघात, यानी जो उसको फेस कर रहा है, जिसको चोट पहुंच रही है, चोट किसको पहुंच रही है, जो टैक्स दे रहा है। तो एक्चुअल में टैक्स मुझ पे लगा, लेकिन पे कर रहे हो आप। तो ऐसा टैक्स जिसमें करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। देखो इसमें एक्स भी अलग व्यक्ति है, वाई भी अलग व्यक्ति है। तो ऐसा टैक्स जिसमें करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान रखना, वो सारे टैक्स जिसमें करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अक्सर बच्चे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को रटते हैं, रटना नहीं है, समझना है कि कौन सा अप्रत्यक्ष होगा। ऐसा कर जिसमें इंसिडेंस और इंपैक्ट दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट आर फेस्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन। यहां एक्स भी डिफरेंट पर्सन है और वाई भी डिफरेंट पर्सन है। तो एक्स पर जो टैक्स लगा तो इसके ऊपर हुआ करापात, वाई पर उसने टैक्स को शिफ्ट कर दिया तो वाई पर हुआ कराघात, यानी आघात यही सह रहा है। तो ऐसा कर जिसमें करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ध्यान रखना, यानी कि एवरी टैक्स इज इनडायरेक्ट इन विच इंसिडेंस एंड इंपैक्ट आर फेस्ड बाय डिफरेंट पर्सन। ठीक है, मैं इस परिभाषा को लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। क्या, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें करापात मतलब इंसिडेंस और कराघात मतलब इंपैक्ट अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हर वो कर अप्रत्यक्ष होगा जिसमें करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ेगा। तो मतलब लगेगा किसी और पर, चुकाएगा कोई और, ठीक है। अब ये सबसे पहला पहचान है अप्रत्यक्ष कर को पहचानने का। क्योंकि सर और कोई सरल तरीका, हाँ एक सरल तरीका भी है। हर वो कर जो वस्तु और सेवा पे लगता है अप्रत्यक्ष होता है। एक तरीका और है, हर वो कर जो वस्तु और सेवा पे लगता है वो क्या होता है, वस्तु और सेवा पे लगने वाला हर कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष। ये परिभाषा उनके लिए है जो बिल्कुल इकोनॉमिक्स को नहीं समझते हैं, आसान शब्दों में समझने के लिए। या ऐसा कर जिसका भार दूसरों पर टाला जा सके, यानी जिसका भार दूसरों पर शिफ्ट किया जा सके। शिफ्ट का मतलब होता है विवर्तन थोड़ा शब्द कठिन होता है। शिफ्ट किया जा सके। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि इनडायरेक्ट टैक्स को पहचानने के ये तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें करापात और कराघात
अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें जो वस्तु और सेवा पे लगाया जाता है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका भार किसी दूसरे पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स को पहचानने का तरीका है। क्योंकि सर कौन कौन से टैक्स इनडायरेक्ट होते हैं, अब रटना नहीं है, मैं सब इनडायरेक्ट टैक्स लिखने जा रहा हूं, लेकिन यानी रटना नहीं है, मैं सारा इनडायरेक्ट टैक्स लिखने जा रहा हूं, लेकिन आप जब उन टैक्स को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे वो टैक्स इन्हीं 3 नियमों पे फिट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं कौन कौन से कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं, देख लीजिए। अब कुछ महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर, कुछ महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर, कुछ महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, पहला जीएसटी, दूसरा वैट। अभी परेशान ना हो, जीएसटी क्या होता है, वैट क्या होता है, सब इसका लेक्चर बनेगा अलग से, मैं सब बताऊंगा। तीसरा सेल्स टैक्स, जिसको आप कहते हो हिंदी में बिक्री कर, बिक्री कर। चौथा एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। उत्पाद कर। ठीक है, पांचवा सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। आप समझिए, ये सारे कर ऐसे कर हैं जिनमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, या ये वो कर हैं जो वस्तु और सेवा पे लगते हैं, या ये वो कर हैं जिनको जो लगता किसी और पे है लेकिन वो किसी और से वसूला जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो इंपैक्ट ऑफ टैक्स है और इंसिडेंस है, ये पहला यही पॉइंट ध्यान रखना कि जैसे जीएसटी देखो लगाया गया किस पर, प्रोड्यूसर पर, वो आप पे शिफ्ट कर दिया, मुझ पर लगा तो मुझ पर हुआ करापात, इंसिडेंस, लेकिन मैंने उसको आपसे वसूल लिया तो आपने फेस किया कराघात यानी इंपैक्ट। तो यहां पर हम और आप दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ऐसे बिक्री कर भी होता है, सब बताऊंगा कब लगता है। बिक्री कर भी होता है जब कोई चीज आप सेल करने जाते हो तो उस पर गवर्नमेंट बिक्री कर लगा देती है। अब तो सब जीएसटी में आ गया, लेकिन फिर भी ध्यान रखो वो बिक्री कर अब आप किससे वसूलोगे। जैसे मैं कुछ चीज बेचने गया, गवर्नमेंट ने मुझे बिक्री कर लगा दिया, अब मैं वो बिक्री कर आपसे ले लूंगा, यानी किससे, कंज्यूमर से, तो लगा मुझ पर, यानी करापात हुआ मुझ पर, और मैंने वसूला किससे, आपसे। कराघात किस पे हुआ, आप पर। तो हर वो कर अप्रत्यक्ष होता है जिसमें करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। और बाकी दो आसान तरीके हैं पहचानने के कि अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसको आप दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक तरीका और है अप्रत्यक्ष कर को पहचानने का। वो तरीका क्या है कि ये ऐसा कर होता है जो वस्तुओं और सेवाओं पे लगता है। तो ये सारे आज के बाद रटेंगे नहीं कौन सा कर प्रत्यक्ष है कौन सा अप्रत्यक्ष है, ये मैंने आपको लिख दिया, ये महत्वपूर्ण। हाँ, अब सर जीएसटी कैसे लगता है, वैट, ये सब मैं बताऊंगा कि कैसे वैट का टर्न जीएसटी में हुआ, क्यों वैट लाया गया, क्यों वैट को हटा करके जीएसटी में कन्वर्ट किया गया, सब बताऊंगा। लेकिन अभी इतना समझ लो, उत्पाद कर कब लगता है, सॉरी उत्पाद शुल्क बोलते हैं, कर नहीं कहते, इसको शुल्क बोलते हैं। कि उत्पाद शुल्क क्या होता है, ये शुल्क क्यों कहा जा रहा है, ड्यूटी क्यों कहा जा रहा है, टैक्स, ये सब बताऊंगा। ड्यूटी क्या है, टैक्स क्या है, सरचार्ज क्या है, सेस क्या है, सब बताएंगे। लेकिन वो धीमे धीमे आपको पेशेंस के साथ मेरे लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो अर्थशास्त्र से संबंधित सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जितना भी टफ लगता है अर्थशास्त्र वो सब सॉल्व। हाँ, बस आपको एक काम करना है, लेक्चर को शांति से देखना है बिना किसी हड़बड़ाहट के। तो ये पूरा आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष कर की। चलिए, प्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर आसान हो गया, अब समझ गए। प्रत्यक्ष कर वो होता है जिसमें करापात, अब आसानी से लिख दे रहा हूं, करापात यानी इंसिडेंस, करापात, करापात मतलब क्या, इंसिडेंस,
और कराघात, कराघात का मतलब क्या, इंपैक्ट, जो बताया आपको, एक ही आदमी पर पड़ता है, एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। मतलब करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा। अभी क्या पढ़ा था, करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर था, यहां एक ही व्यक्ति होगा, वही कर, उसी पर कर लगाया जाएगा और उसी से कर वसूला जाएगा। तो ध्यान, जिस पर कर लगाया जाता है उस पर करापात होता है और जिससे कर वसूला जाता है उस पर कराघात होता है। तो आप प्रत्यक्ष कर में दोनों अलग अलग थे, लेकिन प्रत्यक्ष कर में, यानी आप प्रत्यक्ष कर में इन दोनों को फेस करने वाला व्यक्ति अलग अलग था, लेकिन प्रत्यक्ष कर में ये दोनों एक ही व्यक्ति पे पड़ते हैं। मतलब मुझ पर लगाया जाएगा, मुझसे वसूला जाएगा। मतलब आप प्रत्यक्ष कर में क्या था, एक्स पर लगाया जा रहा था, वाई से वसूला जा रहा था। जब एक्स पर लगाया गया तो उस पर करापात हुआ, वाई से वसूला गया तो उस पर कराघात हुआ। किसमें, आप प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष में क्या होगा, एक्स पर लगाया जाएगा और एक्स से ही वसूला जाएगा। मतलब करापात और कराघात एक ही आदमी पे हुआ। तो ऐसा कर जिसमें करापात और कराघात एक ही आदमी पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो कहोगे सर कौन कौन से कर प्रत्यक्ष कर हैं, लिख देता हूं, आसान है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, सब समझने के लिए है, ठीक है, नोट कर लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा ये। अब चलिए प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आता है लिख देते हैं। प्रत्यक्ष कर में क्या क्या आएगा, कौन कौन से कर आते हैं, रटना नहीं है, वही थ्योरी याद रखिए, करापात कराघात वाला। पहला आयकर, इनकम टैक्स बोलते हैं आप। दूसरा निगम कर, हाँ अक्सर निगम कर को लेके होते हैं प्रश्न, सर निगम कर क्या होता है, मैं बताऊंगा निगम कर। इसको इंग्लिश में कहते हैं कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट, ये जो कंपनियों के लाभ पे लगता है, सब बताऊंगा। पहले अभी आप बेसिक से समझिए, मैं जीरो से शुरू किया हूं। निगम कर जो कंपनियों के लाभ पे रहते हैं, इनकम टैक्स तो आप जानते हैं, आप देते हैं, ये कंपनियों के लाभ पे। तीसरा लिख सकते हो उपहार कर, हालांकि अब ये थोड़ा हट गया है, उपहार कर। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ठीक है। चौथा मैट, कहोगे सर मैट क्या है, सब बताऊंगा। मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ये भी बताऊंगा। मैट मिनिमम अल्टरनेटिव, ये भी क्या है, ये भी सब प्रत्यक्ष कर है। पांचवा आप देख सकते हो, पांचवा आपके सामने मैट हो गया। और क्या हो सकता है, हाँ संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। ये सारे कर जो आप देख रहे हो सब प्रत्यक्ष है। क्यों, क्योंकि ये जिस पर लगाया जाएगा उसी से वसूला जाएगा, ये किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते। इनकम टैक्स आप ही देंगे, आप अपना इनकम टैक्स किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते। निगम कर जो कंपनियों के लाभ पे लगता है वो कंपनी के मालिक देंगे, वो किसी और पे लाद नहीं सकते। मैट उपहार कर, गिफ्ट टैक्स आप जो आपको, जैसे मान लो आपने देखा होगा जब आप कौन मेरा करोड़पति में जाते हैं, जो जीत के आते हैं उसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट काट लेती है, पूरा नहीं मिलता है। तो एक तरह से समझिए उपहार करके जैसा होता है कि भाई आपने 7 करोड़ जीता, कुछ % गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो वो भी डायरेक्ट टैक्स है, वो आप पे लगा, आप किसी और पे नहीं डाल सकते हो। ऐसे संपत्ति कर है, हाँ मैट भी निगम कर की तरह है, वो बताएंगे क्या होता है। संपत्ति कर है, संपत्ति कर यानी वेल्थ, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स आप पे लगा तो आप ही दोगे, कोई और नहीं देगा उसको। तो ये वो टैक्स हैं जिसमें करापात यानी इंसिडेंस और इंपैक्ट एक ही आदमी पे होता है, सब पे नहीं होता है। तो हर वो कर प्रत्यक्ष है जिसमें करापात और कराघात एक ही आदमी पर होता है। और एक आसान तरीका इसको समझने का, प्रत्यक्ष कर या तो आय पे लगेगा या संपत्ति पे लगेगा। दूसरा पहचान ये है, या तो आय पे या संपत्ति पे। दूसरा और तरीका क्या है पहचानने का, प्रत्यक्ष कर वो कर है जो किसी और पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते, आप ही को देना पड़ेगा। तो ये 3 तरीके मैंने बता दिए समझने के। और एग्जाम में अक्सर जो, जैसे मैं कहूं पीसीएस या यूपीएससी लेवल के एग्जाम है, उसमें अक्सर पूछा गया कि किस कर प्रणाली में इंपैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग व्यक्तियों पे होता है। तो करापात कराघात किसमें अलग होगा और किस टैक्स में एक ही व्यक्ति पर होगा। अब वो आप समझ चुके हो क्या होगा, ठीक है। तो मैं हर लेवल को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अब आपके सामने आज के बाद भविष्य में यह समस्या नहीं रहेगी प्रत्यक्ष क्या है अप्रत्यक्ष। जब भी दिमाग में आपसे पूछूं कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष है, तो ये आप सोचिएगा क्या उसको टाला जा सकता है।
नहीं टाला जाएगा, आप ही पर लगेगा, आप ही देंगे तो प्रत्यक्ष हो गया। जो कर आप टाल सकते हैं, आप पे लगा, आपने किसी और से वसूल लिया, वो अप्रत्यक्ष हो गया। करापात, कराघात आप प्रत्यक्ष कर में अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, प्रत्यक्ष कर में एक ही व्यक्ति पर होता है। तो इतना आप समझ गए, तो इतने पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। हाँ, अभी इस बात का चिंता छोड़ दीजिए कि ये कैसे लगता है, मैं सब समझाऊंगा। ये टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ, मेन पार्ट पढ़ा रहा हूँ, आप इसको समझ गए तो इकोनॉमिक्स का समझिए बहुत बड़ा आप मेन चीज समझ जाएंगे। इसके बाद इसी से जोड़ करके सारी बातें समझ आ जाएंगी, राजकोषीय घाटा क्या होता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, अब सवाल ये होता है, फिर मैं थोड़ा सा बेसिक बातों को समझा दूं, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री है, तो आप इसको कहानी की तरह पढ़ते हैं, समझ में आता है। इकोनॉमिक्स के साथ समस्या ये है कि इकोनॉमिक्स को हम लोग सिद्धांतिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं, और जब आप सिद्धांत समझेंगे, जैसे ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, आप इसको अगर व्यवहारिक रूप से नहीं समझेंगे तो सिद्धांत के रूप में बड़ा टफ लगता है ये, क्योंकि इसमें शब्द कठिन होते हैं, टर्म बड़े टफ होते हैं। तो अगर उन शब्दों का आप व्यवहारिक उपयोग जान जाइए कि हाँ क्या हो रहा है, तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे पॉलिटी क्यों समझ में आती है, आप लोकसभा पढ़ते हो, राज्यसभा पढ़ते हो, वो आपको दिखाई देता है। इकोनॉमिक्स में आप भागते हो, आप जब भी पेपर खोलते होगे तो आप राजनीति, सरकार गिरी, सरकार बनी, या बहुत, लेकिन जैसे आप इकोनॉमिकल पेज पे जाते हो उसको आप पलट देते हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अगर भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है तो उसका इंपैक्ट हम पर क्या पड़ेगा, भारत में मुद्रास्फीति क्या है, उसका प्रभाव हम पर क्या पड़ेगा, रुपए की वैल्यू गिर रही है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। इसीलिए आप उस चीज को अवॉइड कर जाते हो और वो चीज बाद में टफ बन जाती है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को समझने से पहले थोड़ा व्यवहारिक को समझिए। चलिए, इतनी बात बता दिया, प्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है। अब हम यहां पे ये समझेंगे कि आखिर गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है। पहले समझिए, आपने दुनिया भर की प्रणाली पढ़ ली, टैक्स पढ़ लिया, अब सवाल है गवर्नमेंट टैक्स लगाती क्यों है। टैक्स लगाती है टैक्स रेवेन्यू के लिए। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है किसके लिए, टैक्स रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए। मतलब कर राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है, कर राजस्व। कहोगे क्यों, क्योंकि कर राजस्व से देश चलता है, इसी से देश चलता है भाई। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो कहां से काम चलेगा, ठीक है। कैसे देश, कैसे सरकार सैलरी देगी, कहां से सरकार आयुष्मान भारत के नाम पे 5 लाख रुपए खर्च करेगी, कहां से सरकार फ्री में राशन देगी। तो ये सब कमाल आप ही का है, आप जो पैसा देते हो उसी देश चलता है, इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अब सवाल है, ये टैक्स का पैसा कहां जाता है। ये टैक्स का पैसा सरकार के खाते में जाता है। किसमें, सरकार के खाते में। अब यहां पर एक मेन पॉइंट और, कि सरकार का जो खाता है वो कितने प्रकार का होता है। तो सरकार का खाता 3 प्रकार का होता है, उसको समझेंगे। ये देखिए, ये है आपके सामने, थोड़ा इसको मैं हटा देता हूं, आराम समझेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। जो सरकार का खाता है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए, आपको ये दिख रहा है, आपको ये 3 प्रकार का है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये पहला, ये मैं लिख दे रहा, सरकार काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट फंड। थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूं, आपको आसानी होगी। थोड़ा इसका थोड़ा मैं रेड ले लूं। चलिए, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखेंगे, ध्यान। ओफो, लग रहा नाराज हो गया है ये। लास्ट, ये क्या है भाई, एक चीज कह रहा हूं, देखो, नोट्स बना के पढ़ना सिस्टम से, कॉपी में बार बार बोलता है बात को, क्योंकि अगर आप इसको समाचार की तरह सुन रहे होगे तो मैं बता दूं, सुनने से कुछ नहीं होता है, वो व्यर्थ की पढ़ाई है कि आप कान में लगा के पढ़े चले जा रहे हो, कुछ नहीं। जब तक नोट्स बना के लिखोगे नहीं, वो चीज़ दिमाग में बैठेगी नहीं। और आप जानते हो, सिलेक्शन कोई चमत्कार तो है नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा, आपको हर दिन खुद को अपडेट करना है। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट फंड, काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट फंड। गवर्नमेंट के खातों के प्रकार। तो इस इकोनॉमिक्स में आप ये भी जान लीजिए कि सरकार के पास कितने प्रकार के खाते होते हैं, क्योंकि ये भी टैक्सेशन संबंधित है।
सरकार के पास 3 प्रकार के खाते होते हैं। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहला है कंसोलिडेटेड फंड, जिसको कहते हैं संचित निधि। कई बार आपने पॉलिटिक्स क्लास में सुना होगा संचित निधि। ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 266 के 1 में है। संचित निधि किसमें है? 266 के 1 में है संचित निधि। तो सरकार को टैक्स से जो भी पैसा मिलता है वो सब इसी में जमा होता है। किसमें? संचित निधि में। सरकार को टैक्स से जो भी पैसा मिलता है भैया इसी में जाता है। किसमें? संचित निधि में। और आपको पता होगा संचित निधि से बड़े बड़े लोगों को सैलरी दी जाती है। जैसे किसको? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। याद कीजिए संविधान की कौन सी अनुसूची में सैलरी की बात की गई है? पता है ना? किसमें? आप बताएंगे। तो जो दूसरी अनुसूची में बड़े बड़े, मैंने आंसर खुद ही दे दिया। तो जो दूसरी अनुसूची में बड़े बड़े लोग दिए गए हैं उनको भी सैलरी इसी में से दी जाती है, संचित निधि से। तो संचित निधि समझिए सरकार का सबसे बड़ा कोष है, फंड है, खाता है। इसी में जितना भी पैसा आता है सरकार के पास, चाहे वो टैक्स से आए चाहे वो लोन से आए, वो जमा होता है। तो सरकार का पहला खाता कौन? संचित निधि। इसी में सारा टैक्स का पैसा जाता है और इसी से देश चलता है। और ध्यान रखिए संचित निधि ऐसी निधि है जिसमें से गवर्नमेंट बिना पार्लियामेंट के अनुमति के पैसा नहीं निकाल सकती। इसमें से पैसा निकालना आसान नहीं है। पार्लियामेंट जब अप्रूवल देगा तभी पैसा निकलता है। अब वो मैं जब पढ़ाऊंगा आपको बजट तब बताऊंगा कि अप्रूवल के लिए क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन यह भी क्वेश्चन आता है कि संचित निधि पे किसका कंट्रोल होता है? संचित निधि पर संसद का कंट्रोल होता है और बिना संसद की अनुमति के 1 रुपया भी निकाल नहीं सकते इसमें से। तो जो आपके टैक्स का पैसा जाता है इसी में जमा होता है। अब आओ जरा नीचे, एक और दूसरा कौन सा गवर्नमेंट के पास फंड होता है? कॉन्टिजेंसी फंड। आपने सुना होगा आकस्मिक निधि। कौन सा फंड? आकस्मिक निधि। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि सर ये बताइए इसमें पैसा कहां से आता है? इसी संचित निधि में से कुछ पैसा निकाल के कहां जमा कर दिया जाता है? किसमें? कॉन्टिजेंसी फंड में। इसी संचित निधि में से कुछ पैसा निकाल करके इसमें रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जब पहले से जब हमारे पास संचित निधि है तो इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि देखो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। भाई पब्लिक का पैसा है, ऐसा नहीं कि जब मन किया निकाल के खर्च कर दिया ना। एक पैसे का हिसाब होता है। तो संचित निधि क्यों बनाई गई? कॉन्टिजेंसी फंड क्यों बनाया गया? मान लो सरकार को कोई आवश्यकता पड़ जाए, तत्काल खर्च करना है, कोई इमरजेंसी आ गई, कोरोना आ गया, अचानक इमरजेंसी आ गई, तो कहां समय है कि पार्लियामेंट के पास जाके बिल पेश करेंगे फिर अप्रूवल लेंगे। तो तत्काल के लिए बनाया गया है कंटिजेंसी फंड कि आप इसमें से पैसा निकाल लीजिए, हां बाद में इसका हिसाब होता है। एक तीसरा है जिसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट। क्या कहते हैं? पब्लिक अकाउंट। हिंदी में कहते हैं लोक खाता। हां, कंटिजेंसी फंड हमारे संविधान के आर्टिकल 267 में है। और पब्लिक अकाउंट की बात करें तो हमारे ये संविधान के आर्टिकल 266 के 2 में है। ठीक है, कहोगे सर ये कौन सा अकाउंट होता है? देखो ये वो अकाउंट होता है जिसमें सरकार वो पैसा रखती है जो बाद में पब्लिक को वापस करना होता है ना। तो पब्लिक अकाउंट में नाम ही है पब्लिक अकाउंट, यानी पब्लिक अकाउंट है। कहोगे मतलब कैसा? इसमें सरकार वो पैसा रखती है जो आपको बाद में वापस करती है। कहोगे सर कौन सा पैसा? देखिए आप जब कल को सर्विस पाएंगे, कहीं मान लीजिए आप एसएससी क्वालिफाई किए या पीसीएस क्वालिफाई किए, कल को आप नौकरी पाएंगे, तो उसमें से पीएफ कटता है आपके सैलरी में से। वो पीएफ इसी में जमा होता है, क्योंकि वो पीएफ जब आप रिटायर होते हैं तो सरकार आपको वापस करती है। तो ऐसा पैसा जो सरकार बाद में आपको वापस करती है वो पब्लिक अकाउंट में जमा होता है। किस में जमा होता है? पब्लिक अकाउंट में। आई बात समझ में? तो ये जो पब्लिक अकाउंट है, कहोगे सर और कोई पैसा? हाँ, एक पैसा और है जो आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग।
वो भी इसमें आता है, किसमें? पब्लिक अकाउंट में, क्योंकि सरकार को वापस करना है। तो मतलब इसमें वो पैसा है जो सरकार आपको बाद में वापस करेगी। ये आकस्मिक निधि के लिए कोई इमरजेंसी पड़ जाए, हाँ, और ये तो मेन अकाउंट है जिसमें से पैसा निकाल के पूरा देश चलता है। तो यहां पे ये किसके अंडर में होता है? पार्लियामेंट के अंडर में। अब आपके लिए यहां पर कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। आप मुझे ये बताएंगे कि वर्तमान में कंटीजेंसी फंड में कितना रुपया रखा जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आप ये बताएंगे कंटीजेंसी फंड पर किसका कंट्रोल होता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये बताएंगे कि पब्लिक अकाउंट पर किसका कंट्रोल होता है। एक तो मैंने बता दिया कि संचित निधि पर संसद का नियंत्रण, बिना संसद के यानी पार्लियामेंट के अप्रूवल के संचित निधि से पैसा निकाला नहीं जा सकता। मनी कैन नॉट बी विड्रॉ विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इस पर जो है पार्लियामेंट का कंट्रोल है, और इन दोनों पर किसका कंट्रोल है वो आपको बताना है। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको, कमेंट बॉक्स में मैं जवाब देखूंगा। मुझे बड़ी खुशी, कुछ बच्चे एक्टिव हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखते हैं, उबते नहीं हैं, और वो जवाब भी देते हैं प्रॉपर। देख के खुशी होती है। अगले लेक्चर में मैं उनका नाम भी लूंगा। और हाँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जब टॉपिक खत्म होगा तो आपको मैं, चूंकि ये मैं सही एकदम दावे के साथ कर रहा हूँ कि इसका मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखूंगा जब ये चैप्टर खत्म होगा, तो आप जितना पढ़े रहेंगे सब उसी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में रिवाइज हो जाएगा। तो फिर वो लेक्चर लाइव होगा जिसमें आप सब लोग आएंगे, जितना आप तक पढ़ा है उन सब के आधार पे आप क्वेश्चन के आंसर देंगे, ठीक है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी में आए हैं या अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, लेकिन पहले आप ध्यान से इस पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को देखने के बाद ही इस टॉपिक को तैयार किया हूं। चलिए, तो आपने इतना देख लिया, तो वो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे क्या क्या है। अब चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, समय अभी बहुत है। इन तीनों अकाउंट को ऑडिट करने के लिए, यानी इन तीनों अकाउंट का हिसाब किताब कौन रखता है? ध्यान रखिए, इन तीनों अकाउंट का हिसाब किताब रखने के लिए एक बहुत बड़ा अधिकारी नियुक्त होता है, उसको बोलते हैं कैग, CAG, आप जानते हो कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। यही वो अधिकारी है जो इस तीनों अकाउंट में आने वाले पैसे का पूरा हिसाब किताब रखता है। कैग यानी इस तीनों अकाउंट को जो भी खर्च हुआ है उसका ऑडिट करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसका नाम है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। जो इसमें से जितना भी पैसा निकाला गया सबका ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। और वो रिपोर्ट फाइनली राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति से संसद में जाती है, संसद के बाद फिर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाता है। वो तो पॉलिटी की बात है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसी बात को बताऊंगा जो इकोनॉमिक्स से संबंधित, बाकी मैंने क्लास में आपको समझाया है। तो इन तीनों अकाउंट से निकलने वाले पैसे का पूरा हिसाब किताब करता है कौन? कैग। अब आप मुझे बताएंगे, फिर एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, कैग किस आर्टिकल में है और वर्तमान में कैग कौन है? बाकी कैग क्या करता है क्या नहीं करता वो सब पॉलिटी की बातें हैं, तो ठीक है। तो आज मैंने आपको समझाया करापात क्या है, कराघात क्या है, किस आधार पे करापात और कराघात के आधार पर हम ये तय करते हैं कौन सा कर प्रत्यक्ष है, कौन सा कर अप्रत्यक्ष है, कौन से कर प्रत्यक्ष में आते हैं, कौन से अप्रत्यक्ष में आते हैं, सरकार के पास कितने प्रकार का अकाउंट होता है, टैक्स का पैसा कहाँ जाता है। तो ये सब बातें मैंने बताई। तो पिछड़ा लग जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों को आप लाइन से देखिए और सबको रिवाइज करते चलिए। आप जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आपको इकोनॉमिक्स की एक अच्छी खासी जानकारी हो चुकी है। आप मैं बता दूं, अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को देख रहे हो तो बिना रटे आपको सब याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप जैसे आपने पहले 2 लेक्चर को सपोर्ट किया उसको भी करेंगे। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।